हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12th जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ 2023, इसका सेट 346 BS ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेट है 346 BS। अब इसमें जो है खंड क, ख, ग यानी अ, ब, स, द, य बहुविकल्पीय 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस ये होते हैं। अब ये प्रश्न वाइज इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का क है, चांदी का परावैद्युतांक होता है। तो चांदी क्या है? चांदी एक धातु है, धातु का परावैद्युतांक जो है अनंत होता है। इस प्रकार से इसका विकल्प होगा अनंत, यानी चौथा सही होगा। ख, इस फिगर में दिया गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परिपथ है। अब आपको यह बताना है कि ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से कैसा है। तो अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो ये जो उत्सर्जक का पोर्शन होता है यह फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो ये उत्सर्जक, ये अगर आप इसको उत्सर्जक, इसको बेस और इसको संग्राहक लेते हैं तो ये उत्सर्जक जो है ये N है, N से जुड़ा हुआ है, यानी ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। और यह जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि यह उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भांति काम करेगा, अर्थात इसका विकल्प होगा सेकेंड। एक के ग में दिया गया है कि अपवर्तक कोण A है और वह विचलन कोण के बराबर है, और पतले प्रिज्म के लिए तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो पतले प्रिज्म के लिए होता है डेल्टा बराबर n-1 इंटू A। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो n इक्वल्स 2 आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर सेकेंड 2 होगा। तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। एक का घ, इसमें दिया गया है कि 4 टाइम्स 1H1 यानी 1H1 4 बार जुड़ करके और 2He4 बनाते हैं, और इसी के साथ 2 बीटा पार्टिकल निकालते हैं और Q निकलता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके यहाँ बड़े पार्टिकल का निर्माण कर रहे हैं, नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह प्रोसेस जो होगा वह नाभिकीय संलयन का होगा, तो सेकेंड होगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल कण नहीं है? तो अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। तो विकल्प नंबर 3 यानी अल्फा कण सही होगा। प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N और अनुनादी आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव के पश्चगामी होगी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि धारा विभव से पश्चगामी होगी। धारा विभव से पश्चगामी होगी तो ये तब होगा जब XC इज स्मॉलर देन XL होगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो XC इक्वल्स टू 1/ωc और XL इक्वल टू ωL, तो ये मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC इज ग्रेटर देन 1। और इसको सॉल्व करते चलिए तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πN, तो N इज ग्रेटर देन 1/2π 1/√LC, और ये 1/2π 1/√LC जो है यह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, NR होती है, यानी N इज ग्रेटर देन NR। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही होगा चौथा, N इज ग्रेटर देन NR। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आप क, ख, ग, घ, अंग और च ये हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो जितने शार्ट में आप इसका आंसर दे सकते हैं लिखेंगे। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से क्या अभिप्राय है? 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए और 1 हेनरी स्व प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं। ये तरंगें त्वरित आवेश कणों से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गुण तो बहुत से होते हैं, आप 2 लिखेंगे। देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु न्यूनतम
आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए उस पदार्थ के लिए आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। और देहली तरंग दैर्ध्य के लिए वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जिससे कम पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा लेकिन अधिक पर उत्सर्जन नहीं होता है, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फोकस दूरी इस केस में अनंत हो जाएगी, यानी लेंस जो है समतल प्लेट की भांति काम करेगा। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है निर्गत प्रत्यावर्ती धारा और निवेशी प्रत्यावर्ती धारा के अनुपात को कहते हैं। 7n14 और में जो प्रोटॉन है 7 है, न्यूट्रॉन 7 है। इसी तरह से तो इस पर जब इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन उदासीन है तो 7 प्रोटॉन होंगे, तो एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 10⁻19 7 से गुणा कर देंगे तो ये प्लस 1.12 इंटू 10⁻18 कूलाम आवेश होगा। 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व तो किसे कहते हैं, तो L बराबर माइनस E/dI/dt। तो कह सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा परिवर्तन होने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ऊर्जा दिया गया है, इसको बदल देंगे हम जूल में, तो B बराबर ये 9 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, R फाइंड करना है। तो इससे पहले V निकाल लेते हैं, तो V बराबर √2K/m ये आ जाएगा 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R बराबर mv/qb। तो इसको जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं। दूसरे में आपको प्रूफ करना है, तो कण पर जो लगने वाला बल है F/m होगा, F बराबर qv/m और कण विरामावस्था से चल करके d दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से v² बराबर स्क्वायर प्लस 2as का यूज करें तो इससे v² बराबर 2ad मिल जाएगा और v बराबर √2ad और a की वैल्यू qv/m है, तो यहाँ से इसको पुट कर देते हैं। 3 का दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता -FO/Fe, तो ये 9 दिया गया है, तो FO बराबर 9Fe हो जाएगा। तो दूरदर्शी की नली की लंबाई दोनों का सम यानी 20 सेंटीमीटर। तो इससे जो है 9Fe प्लस Fe बराबर 20, तो 10Fe बराबर ये 20 हो गया, तो Fe बराबर 2 सेंटीमीटर। FO बराबर 9Fe वैल्यू पुट करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3 का घ ओमीय परिपथ से प्राप्त जो प्रतिरोध होता है ओमीय होता है और अनओमीय परिपथ से प्राप्त प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से किसी विशेष क्षण विभवांतर तथा धारा के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें जो है विभव और धारा के बीच में ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ पर कहीं पर भी हम इसका स्लोप निकालते हैं और जब ये स्लोप निकालते हैं तो इस स्लोप में जो ये क्षणिक मिलेगा, किसी इंस्टेंट मिलेगा, यह इसका गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। तो इसलिए हम इसे RD = ΔV/ΔI, ये जो वैल्यू I है R नहीं है, RD बराबर ΔV/ΔI यहाँ पर नोट करेंगे। 4 का क 4 के क में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर हम समभारिक और समस्थानिक को परिभाषित करेंगे और उदाहरण लिखेंगे। नार गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए और सत्यता सारणी बनाइए। साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। वोल्टता का समीकरण, धारा एवं वोल्टता का समीकरण दिया है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर ये दिया गया है। घ में दिया गया गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा परावैंगनिक किरणों में से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होगी। अब घ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का ये होगा
अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि गामा और पराबैंगनी किरणों में से कुछ पोर्शन एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, और यह जो हमारा 30% कोर्स कम किया गया है उसके अंतर्गत से आया है। तो यहाँ पर बच्चों को जो है ये 2 नंबर का लाभ हो सकता है। इसी तरह से अंग क्वेश्चन में है, चुंबकीय अम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर देखें, इस प्रकार लिखेंगे। परमाणु क्रमांक के आधार पर समस्थानिक और समभारी ये परिभाषा लिख देंगे अलग अलग, और इसके उदाहरण लिख देंगे। नार गेट का प्रतीक ये आप जानते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, और ये इसकी सत्यता सारणी हो जाएगी। ग आई बराबर दिया गया 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर, और ये दिया गया माइनस π/6 में। तो अब यहाँ पे अगर कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आई नॉट 3.5 और वी नॉट 28, ओमेगा टी बराबर मिल जाएगा 628t, और इससे जो है हम अगर देखें तो 2π/t बराबर 628, और इसे t का मान आ जाएगा 0.01 सेकेंड। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये होता है IRMS बराबर I0/√2, वैल्यू पुट करेंगे 2.47 एम्पियर। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, तो इसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे, आ जाएगा π/3। गामा किरणों के 4 गुण। गामा किरणें आवेश रहित और द्रव्यमान रहित किरणें होती हैं। गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों से ही विक्षेपित नहीं होती हैं, अर्थात ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अप्रभावित रहती हैं। भेदन क्षमता इनकी अल्फा और बीटा की तुलना में बहुत अधिक होती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर यह रासायनिक क्रिया दर्शाती है। पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। अब ये जो याम्योत्तर वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें आभासी नमन कोण tan थीटा, ये tan थीटा बटा कास अल्फा होता है। तो tan थीटा बराबर tan थीटा डैश कास अल्फा, तो इससे वैल्यू पुट करेंगे तो 0.866 आया, और यह tan कितने का मान होगा? यह 40.9 यानी 41 डिग्री का मान होगा। 5 का क, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है, माने सम अवतल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5D हो, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर निर्गत अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। LCR परिपथ द्वारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र, और बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, न्यूनतम विचलन एवं प्रिज्म कोण के पदार्थों में के पदों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसको। P दिया गया है -2.5D, N दिया गया है 1.65, तो F बराबर हो जाएगा 100/P, इससे मिल जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये लेंस सम अवतल है, यानी R1 इन्फिनिटी होगा, R2 फाइंड करना है। तो ये लेंस मेकर फार्मूला 1/F बराबर n-1, 1/R1 1/R2, तो इससे जो है ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये R2 का मान आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। इसके बाद जो है ये इसके मुख्य 3 भाग, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। इसी प्रकार से उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का एक परिपथ बनाएंगे, और परिपथ के साथ जो है ये इसका अभिलक्षणिक वक्र। तो अभिलक्षणिक वक्र में जो है VCE को नियत रखते हुए VBE और IB के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, इसे निर्गत अभिलक्षणिक वक्र कहते हैं। LCR परिपथ में जो है ये जो सर्किट होती है उसमें हम ओमेगा XL = XC, और इससे प्रूव कर देंगे, तो FR = 1/2π 1/√LC, ये जो परिपथ था इससे मिल जाता है। परमाणु का बोर मॉडल। तो परमाणु के बोर मॉडल में आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान
H/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी L बराबर MVR तो NH/2 पाई, n का मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, किंतु वहां वे 10⁻8 सेकेंड तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि इसमें hν ऊर्जा का अवशोषण हुआ और अवशोषण होने के बाद ये उत्सर्जित करता है। जब जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह उत्सर्जित फोटॉन की जो आवृत्ति है EI माइनस EF/h के बराबर होती है और यह समीकरण को बोर का आवृत्ति प्रतिबंध समीकरण भी कहलाता है। इसका अथवा पार्ट है, परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो En बराबर होता है -13.6 eV/n²। तो इससे n² का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 2। तो इसके लिए जो कोणीय संवेग होगा L बराबर NH/2 पाई, n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 से 2 कट गया, h/पाई। और अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो यह आ जाएगा 2.1 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 5 का अंग प्रिज्म की अपवर्तनांक का सूत्र, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन। और इसमें आप ये देखते हैं कि ये फिगर आप बनाते हैं और इस फिगर के माध्यम से डेल्टा का मान निकालते हैं। फिर A प्लस E, A और E यह जो है आमने सामने, यानी एक के चतुर्भुज में हो गया तो आमने सामने जो है 180 डिग्री हो जाता है। और इसी तरह से इस त्रिभुज के अंदर R, R' और E का मान 180 डिग्री हो जाता है। और इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो R और R' का सम जो है A के बराबर। और इसी प्रकार से जब इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा बराबर I प्लस I' माइनस A हो जाएगा। अब जब अल्पतम विचलन की स्थिति होती है तो डेल्टा बराबर डेल्टा M, I' के बराबर और R के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से स्मॉल r जो है यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है A/2 हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस A प्लस डेल्टा M/2। फिर स्नेल के नियम से हम साइन I अपान साइन R में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 साइन A/2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है। 6 का क, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए, अथवा एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में यानी अगर इसके पार्ट में अगर आप कुछ भी सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह इस क्वेश्चन में ये कुछ यहाँ पर ये गलती है। तार B का प्रतिरोध होना चाहिए लेकिन यहाँ दिया गया तार A का प्रतिरोध। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 नंबर का फायदा बच्चों को हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, जो 346 BS सेट दिए होंगे तो बोर्ड जो है एक्चुअल में ये बोर्ड की गलती है, तो ये बोर्ड जो है बच्चों का नुकसान नहीं होने देता है। इसलिए यहाँ पर ये निर्देश जरूर मिलेगा कि इसमें बच्चों को 5 अंक दे दिए जाएं, बशर्ते कि वह बच्चा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया हो, गलत या सही कुछ भी। इसी तरह से 7वां है, लुईस डी ब्रॉगली तरंग द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के संबंध की गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए, या आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे पदार्थ समांतर संधारित्र प्लेट की धारिता के लिए सूत्र। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम चर्चित नियम है, जानते ही हैं कि किसी बिंदु यानी किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु जंक्शन या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं जाएंगी। इस फिगर के माध्यम से आप इसको दर्शा देंगे। तो संधि O पर जो आने वाली धारा है वो प्लस, जो जाने वाली है वो माइनस। तो इस तरह से आ जाएगा आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं।
इसमें आवेश नियत होता है, यानी यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। दूसरा नियम है जिसे वोल्टता का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। तो किसी बंद परिपथ या लूप में सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग इसके प्रतिरोधों और उनके संगत प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी समेशन E बराबर समेशन आई आर। ये परिपथ बना देंगे और इसमें आप 2 लूप बना करके इसे दिखा देंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए लिखना पड़ेगा। इसका जो अथवा पार्ट जिसमें गलती है, ये RA बराबर RB बाई 2, तो RA और RB में 1/2 का अनुपात हो जाएगा। RA बराबर 24, RB पूछा गया है, तो दोनों तार के द्रव्यमान समान है, तो A1 L1 बराबर L2 L2, तो इससे A पाई R स्क्वायर रखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो इस तरह से इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये LA अपान LB जो है ये 4 हो जाएगा। तो R बराबर रो L अपान A से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये देखिए इस प्रकार कुछ लिखेंगे और ये आ जाएगा 16, यानी RA अपान RB बराबर 16। तो RB बराबर ये हो गया, RA का मान 24 है तो 24/16, 8 3 24, 8 दूना 16, यानी 1.5 ओम। द्रव्य तरंगे, जब भी कोई द्रव्य तरंग या द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे करते हैं। तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब ये लैम्डा बराबर h/m भी होता है और लैम्डा बराबर h/p। तो भी वेग से अगर कण गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv², तो v बराबर √2k/m, इसे पुट कर देते हैं तो h अपान √2m मिल जाएगा और यही हमें निकालना है। अथवा पार्ट में है वैद्युत धारिता में ये आंशिक रूप से भरा हुआ प्लेट है और इसके लिए आपको सूत्र निकालना है। तो जो ये सूत्र है ये आप देखें कि इस प्रकार से आ जाता है, C बराबर ε0 A अपान d माइनस टी प्लस टी बाई के, जहाँ T जो है इस प्लेट की मोटाई है जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, K जो है परावैद्युतांक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पासचन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है? हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। या एलईडी से क्या तात्पर्य है? इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। तो ये अथवा पार्ट हैं, जो आसान लगे उसको आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों के आंसर दे दिए हैं। तो ये देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक करेंगे। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे लाइन के बीच की जो गैप है वो कम होती जाएगी। अब देखिए, ये किसी से भी 1 में आएगा तो ये लाइमन श्रेणी होगी, किसी से 2 में आएगा तो ये बामर सीरीज होगी, कहीं से भी 3 में आएगा पासचन होगी, इसी तरह से 4 में आएगा तो ब्रैकेट होगा और 5 में आएगा तो ये फुंड सीरीज बनेगी। अब इसमें जो है लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, बामर श्रेणी का बहुत कम भाग पराबैंगनी लेकिन अधिकतर भाग दृश्य क्षेत्र में होता है, पासचन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है, ब्रैकेट अवरक्त में पड़ता है और फुंड श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। इसका अथवा पाठ है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसकी परिभाषा आप लिखेंगे और फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तरंगाग्र पूछा गया है। तो जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करते हैं और माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। अब इसके आधार पर ये व्याख्या करनी है, तो आप इसमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये फिगर पीछे है, ये x डैश परावर्तक तल, ये किरणें पड़ रही हैं। इसके बाद ये जैसे ही P से जो आ रही थी वो A पर पड़ेगी, तो जो दूसरा है ये जो AB तरंगाग्र है ये B पर ही है। तो
जितने देर में बी ए पर पहुंचेगा उतने में यह परावर्तित हो करके बी डैश तक पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से आप इसमें जो है ये आपको दर्शाना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अपवर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसमें शो करना है। तो इस तरह से यह दोनों नियमों की पुष्टि इसमें हो जाती है। अथवा पार्ट में है एलईडी, तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक सेल। एलईडी वैद्युत संदीप्ति की सिद्धांत पर कार्य करता है। डायोड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश आवेशवाहक तथा बहुसंख्यक आवेशवाहक जंक्शन पर पुनः संयोजित हो जाते हैं। पुनर्संयोजन पर ऊर्जा फोटान के रूप में निकलती है, ये सिंबल होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का सिद्धांत ये आपने पढ़ा हुआ है। जब जो है यह फॉरवर्ड बायस में काम करता है, इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर और होल पी से एन की ओर जब गति करते हैं तो डायोड की अग्रदिशिक निम्न होती है, तो प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी कम होती है। जैसे जैसे अग्रदिशिक धारा में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता भी वृद्धि होती है और यह अधिकतम हो जाती है। इसके बाद अग्रदिशिक धारा में वृद्धि होने पर प्रकाश की तीव्रता घटने लगती है। तो एलईडी को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि इनकी उत्सर्जन दक्षता अधिकतम हो। ये इसका सर्किट बन जाएगा। पार्ट में ये सभी नंबर बटे होते हैं, आप इसे अच्छे से लिखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी आपको लगे तो आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई कमी हो तो आप उसे सुझाव दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं अगली वीडियो में से दूर कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। थैंक यू। हाँ, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसमें पूरा दिया गया है।